हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की ऑफ नीट 2020 लेकिन फॉर केमिस्ट्री ओनली। ठीक है, इसमें हम केमिस्ट्री की क्वेश्चंस लेंगे। देखो, केमिस्ट्री मेरे पास में जो सीरीज़ है वो है एक्चुअली कौन सी सीरीज़ है ये G5 सीरीज़ है। G5 सीरीज़, तो G5 सीरीज़ के मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। आप बाकी जो ना वो खुद से मैच कर लेना। आप सिर्फ आंसर्स देखो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से शुरू होता है ये 91 से G5 वाला। ठीक, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सक्रोज हाइड्रोलिसिस। सक्रोज बना रहता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, और उसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज रहता है। तो अगर आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे, ब्रेक करोगे, तो आपको वापस वहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर ये है 2 है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा पहले 2 ब्रोमोपेंटेन कैसा रहता है। हमारे पास ये है 2 ब्रोमोपेंटेन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो, इसका जब एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन कैसे होता है, यहाँ से ये होता है एलिमिनेट, यहाँ से ये, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे ये ऐसे पेंटीन बन जाता है। लेकिन कौन सा पेंटीन? मोर सब्स्टिट्यूटेड पेंटीन। और यहाँ पे क्या निकलता, क्या है यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे HBr है। तो मैं इसको बोलूँगा ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन, यानी एक पोजीशन से ये निकलता है और दूसरी पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको देखो यहाँ पे, अब आंसर देखेंगे इसका। ये पूछ रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटुईन। बन गया, पेंटुईन ही बन गया। इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा है, बीटा एलिमिनेशन है क्या? यस। और दूसरी बात, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा तो सिट्ज़ेफ रूल भी ये फॉलो कर रहा। और ये है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या डिहाइड्रेशन है क्या? नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं है। तो ये तीनों आंसर्स इसके लिए सही है। तो फिर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे ABC किस में? ये इसमें ABC। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4th है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एटॉमिक मास 40 है इसका कैल्शियम का। ठीक है, आपको बताना है कि कितने फैराडेज, यानी कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 1 फैराडे मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहाँ पे नज़र रखो, अगर मैं आपको कैल्शियम बता दूँ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम क्लोराइड है ना, तो इसका मतलब ये 2 पॉजिटिव फॉर्म में होगा। आपको इसको 2 मोल, अगर ये 1 मोल है तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तब ये बन जाएगा कैल्शियम। समझ में आया ना? 1 मोल इसके लिए। लेकिन इसने कितना बताया यहाँ पे? ये दिया है इसने 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया है इसने, है ना। ये इसने दिया है 20 ग्राम। तो इसका मतलब ये इसके कितने मोल्स हैं आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, वो बराबर आएगा 20 डिवाइड बाय मोलर मास, इसका आता है कैल्शियम का 40, दैट इज इक्वल टू 0.5, राइट। तो मैं आपको बताऊं, 1 मोल के लिए, 1 मोल कैल्शियम के लिए, 1 मोल के लिए हमको 2 फैराडे लगते हैं, 2 फैराडे। ठीक है, 0.5 मोल के लिए कितने लगेंगे? ठीक है, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, 2 इंटू 0.5 डिवाइड 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें लगेगा 1 फैराडे। तो इससे पता चला कि इसका जो आंसर है वो है 1 फैराडे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ऑप्शन 1 है क्या कहीं पे? 1 कहाँ गया ये देखो, ये आ गया 4th जो है ना, तो ये इसका आंसर है। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर, BCC बोल रहा है, स्ट्रक्चर विद सेल एज इतना आ रहा है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज, आपको बताना है कि इसका एटॉमिक रेडियस कितना है। अब आपको एज और रेडियस का, आर का, ये फ़र्क मालूम होना चाहिए। देखो, हम जब बोलते हैं कि अगर BCC लेंगे हम, BCC में रेडियस और एज का क्या रिलेशन रहता है? हम बोलते हैं कि √3a बराबर रहता है 4r की।
क्योंकि आप ऐसे डायगोनल लेते ना इसमें तो 4 रेडियस रहती है, ठीक है। तो ये रहता है 4r की, ये हमारे पास में रिलेशन है। अब हमें बताना है कि r किसके बराबर, r बराबर आएगा √3/4a, ठीक है। a क्या है, a इज एज लेंथ और r इज रेडियस। तो आपको इस हिसाब से इसमें आंसर दिखाना है। एज लेंथ उसने दिया है, आपको बताना है कि रेडियस किसके बराबर है। ये देखो यहाँ पे आएगा ये ये वाला √3/4 एज लेंथ इसने दिया है। कितना दिया है इसने, 288 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत इजी है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक ये पूछ रहा है कि HCl was passed through a solution of calcium chloride and magnesium chloride and NaCl, which of the following compounds crystallize। तो हमें मालूम है ये सब हाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। अगर आप इनको बॉयल करोगे तो ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड पहले, उसके बाद ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो क्रिस्टलाइज आउट होगा, ठीक है। इसके बाद में और एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ये पूछ रहा है फॉर अ रिएक्शन 2Cl गिव्स Cl2, यानी 2 क्लोरीन मिलके एक Cl2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी ये ऐसे क्लोरीन रेडिकल मिलके बनाते हैं Cl2 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब एंथैल्पी इज नेगेटिव, यानी लेस देन 0। तो हम देखेंगे एंथैल्पी नेगेटिव कहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे और इसमें। और क्या दिया है इसने, तो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है ये। और उसके बाद में एंट्रोपी का क्या होगा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी डिक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब जहाँ पे एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों लेस देन 0 होंगे वो वाला ऑप्शन सही है। इसमें तो ग्रेटर देन 0 है, इसमें लेस देन 0 है, तो ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको निकालनी है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। जब आप लेते ना पहले पीरियड में जहाँ पे कार्बन अटैच होगा मेटल के साथ में, तो वो वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो वाला लिगेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद में नाइट्रोजन वाले, उसके बाद में ऑक्सीजन वाले, ठीक है, उसके बाद में हेलोजन वाले यानी फ्लोरीन वगैरह जो रहता है। समझ में आया। लेकिन अगर आप सेकंड पीरियड की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पीरियड का जो एलिमेंट रहता है उसका अटैचमेंट मेटल के साथ में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड पीरियड। तो इस हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो, इसमें 4 लिगेंड्स हमारे पास, CN है, CO नेगेटिव है, CO2 नेगेटिव और SCN है और F है। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग या मैं बोलूँगा कि डोनर एटम जो है, डोनर एटम या तो ये कार्बन है, जैसे CN में कार्बन है और COO में ऑक्सीलेट में ऑक्सीजन है, ठीक है। हो गए 2 क्लियर। अब रह गए यहाँ पे फ्लोराइड, इसमें F है, फ्लोरीन में F है, F नेगेटिव में, और SCN में S है, यानी यहाँ पे S है। तो आप खुद कर सकते हैं इनको अरेंज। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा स्ट्रॉन्ग कार्बन वाला, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद SCN, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, सॉरी ये वाला CN, CO नेगेटिव, F नेगेटिव, SCN, तो ये वाला इसका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2, कैलकुलेट ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 निकालना है। ये तो बहुत इजी है। इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक क्या है इसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका मैग्नेटिक मोमेंट रहता। अब आप क्रोमियम को देखो,
क्रोमियम, Cr2 पॉजिटिव बोल रहा है, Cr2 पॉजिटिव। अगर आप इसको लिखेंगे ना, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 21, 22, 23, 24। इसका मतलब इसमें मैं सिंपली बोल रहा हूँ, इसमें डी सबशेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एस की, तो इसमें रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें रहेंगे कितने? 3, इसमें रहेंगे 2, इसमें रहेगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम में कितने हैं? अब क्रोमियम में आ गए आपको यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। तो इसका मतलब जो म्यू होगा वो 4.80 के आसपास या 90 के आसपास, ये पहला ऑप्शन सही है। 4.90 बोहर मैग्नेटॉन के आसपास होगा, यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा इसका मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। देखो इसके लिए मैं आपको बताऊँ जीरो डायपोल मोमेंट कब कब होता है। जीरो डायपोल मोमेंट तब होता है जब आपके पास में होमो डायटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो एक जैसे एटम्स हैं, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, तब जीरो डायपोल मोमेंट होगा। या अगर आपके पास में सेंट्रल एटम के ऊपर, जैसे मैं लिखूँगा ए, या ए है सेंट्रल एटम, इसके ऊपर अगर चारों तरफ एक जैसे एटम्स है, बी बी बी, एक जैसे एटम्स है, समझ में आना, और लोन पेयर नहीं है, तो ये भी इसका डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो ही रहता है। इतना याद रख लेना, ठीक है। ये हो गई एक बात। और एक बात कहाँ है, क्या है कि आपको देखना है कि इसमें कोई सिमेट्री तो नहीं है, जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इसने दिया है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो HF आ गया, तो ये होमो डायटॉमिक नहीं है, हेट्रो डायटॉमिक है, तो इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता इस ग्रुप में। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आ गया तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसको भी छोड़ दो, ये पूरा ग्रुप देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, ओके ठीक। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, हाँ ये मुझे सही लग रहा है। क्यों? देखो यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं, और इसके जो सराउंडिंग में लिगेंड है वो एक जैसे हैं। बेरिलियम डाइफ्लोराइड था क्या ये, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इसका भी इसी तरह आ रहा है ना, ये भी इसी तरह आ रहा है डाइफ्लोराइड भी। उसके बाद में बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे लीनियर है और सिमेट्रिकल है, ठीक। और बता रहा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक। ये वाले देखो यहाँ का डायपोल मोमेंट ऐसे बनेगा, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे बनेगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो आएगा। यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो, यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो, यहाँ पे भी ऐसे ही है, क्योंकि ये चारों तरफ ऐसे डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो। तो दीज आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो ये इसका सही आंसर है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, एंड विद एनी इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल आ गया, और विद सोडियम आ गया, तो सोडियम और पोटेशियम है ना, सोडियम पोटेशियम आपने नाम सुना है, तो इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आते हैं ऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे। ऑर्गेनिक का एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है एन एल्कीन ऑन हाइड्रोजिनोलिसिस, सॉरी ओजोनोलिसिस है ये, ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल। मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड बनाता है वो, तो ये फॉर्मल्डिहाइड दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है। यानी आपका जो ऑप्शन है, आपका जो आंसर है
उसमें आपको ये बनना चाहिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे HH, इसको बोलते हैं मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। और ये कब बनेगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगी, किसकी करोगे ओजोनोलिसिस? एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बन रहे मिथेनॉल। देखो इसको अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, मिथेनॉल नहीं बना। इसको अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे, इस डबल बॉन्ड को, जब भी आप कोई डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते ना, तो ये ब्रेक होता है और इस डबल बॉन्ड के ऐसे ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है। क्लियर? वैसे अगर आप ये वाला ब्रेक करोगे, मुझे तो ये सही आंसर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास में ये है कंपाउंड, ठीक। उसके बाद में इसमें CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसको ब्रेक करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CHO, यहाँ पे मिल जाएगा CH2 और ये डबल बॉन्ड O, राइट। तो इसी को तो हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड O को ही हम कहते हैं मिथेनॉल, या इसको हम कहते हैं फिर फॉर्मल्डिहाइड। ये है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये वाला जो है ये सही है। और ये ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे ये वाला ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे कहाँ गया? ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर मिल गया। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इधर, ये थोड़ा सा ये केमिकल काइनेटिक्स का है। ये पूछ रहा है रेट कांस्टेंट, ये दिया है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट इसने दिया है। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, ये आपको करना है, ठीक है। ये बहुत ईजी लग रहा है मेरे को, ठीक है। आपको क्या निकालना है? टाइम। पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, पहले देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिखते हैं हम K इक्वल टू 1/T, 2 या 2.30 यहाँ पे भी लिखते हैं। चलो मैं ऐसे लिखूँगा, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T, ये इसे लिखते हैं ना। और फिर लॉग ऑफ C0 डिवाइड बाई CT लिखते हैं, ठीक है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन, या इनिशियल मास डिवाइड बाई फाइनल मास, ऐसे ही लिखते हैं हम। अब देखो हमें निकालना इसमें टाइम है ना, टाइम निकालना, तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग ऑफ C0 डिवाइड बाई CT। अब यहाँ पे इसको सही कर देंगे। देखो हमारे पास में जो K दिया है इसने, K मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये दिया इसने K, कहाँ गया K? दिया इसने 4.606 इंटू 10⁻³ मैं लिखूँगा T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 4.606 इसने उधर से ये करके दिया है थोड़ा, इंटू 10⁻³ -3 पर सेकंड दिया है, ठीक है। और इंटू करेंगे हम लॉग ऑफ C0 डिवाइड बाई CT, यहाँ पे आप मास दिया है वो लिखेंगे हम 2 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। वो बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.2, वो बन जाएगा 10 के बराबर, log 10 इज इक्वल टू 1। समझ में आया ना? तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ये आ गया T इज इक्वल टू, ये तो इसका हाफ है ना, देखो ये है 2.303, यहाँ पे 4.606, इसका मतलब यहाँ पे 0.5 आएगा, डिवाइड बाई 10⁻³ इसको ऊपर ले जाइए, बन जाएगा -3 है ये बन जाएगा 10⁻³, ये सेकंड बन जाएगा, और यहाँ पे log 10 इंटू 1 करेंगे, है ना। तो हम 0.5 इंटू 10⁻³ या मैं बोलूँगा ये 500, इसको हम लिख सकते हैं 500 के बराबर। तो ये आंसर है। अब यहाँ पे है क्या कोई 500 का आंसर? हाँ, ये दूसरा जो है ये 500 आ गया यहाँ पे, राइट। उसके बाद में और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये मैं आपको करके दूंगा इस पर। ये पूछ रहा है कि रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। ये बहुत इजी है, ये आप लोगों ने कई बार किया होगा।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है ना। सी डबल बॉन्ड सी है ये, ठीक, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ है ये, CH3 इसको आप क्या करेंगे, इसको करेंगे आप रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में। ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है, ठीक। ये जाएगा इधर है ना, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, आपको मिलेगा C सिंगल बॉन्ड OMgCl, राइट, ऐसे ही मिलेगा ना, ठीक है। शायद ये दिखा नहीं आपको अभी OCl, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये वाला मिथाइल ग्रुप जो मैंने Me लिखा है यानी CH3, ठीक। उसके बाद में इसको करो हाइड्रोलिसिस वाटर, तो ये ब्रेक हो जाएगा HOH, ये निकल जाएगा यहाँ पे MgOHCl प्लस, यहाँ पे मिलेगा आपको ऐसे C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH3, इसको क्या कहते हैं आप, टर्शरी ब्यूटेनॉल, क्या कहते हैं, टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो टर्शरी ब्यूटेनॉल है क्या कोई, हाँ यहाँ पे लिखा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सॉरी बोल सकते हैं, या 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। देखो ये जो है ये ब्यूना एस, ये सिंथेटिक है, पॉलीब्यूटाडाइन, ये भी पॉलीब्यूटाडाइन, ये भी सिंथेटिक है, ठीक है। पॉलीब्यूटाडाइन एक्रोलाइन, ये भी पेन है, ये भी सिंथेटिक है। फिर है cis1,4 पॉलीआइसोप्रियन जो है वो नेचुरल रबर की में होता है ना, पॉलीआइसोप्रियन जो है उसको हम नेचुरल रबर कहते हैं, और वो भी सिस फॉर्म में, अगर ट्रांस फॉर्म में होगा तो गटा परछा कहते हैं उसको। सो दिस वन इज़ नेचुरल पॉलीमर। और उसके बाद में यहाँ पे आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, CO2 गैस इज़ यूज्ड एज रिफ्रिजरेंट, नहीं CO2 गैस को तो यूज़ नहीं करते, CO2 ऑक्साइड ये सॉलिड अगर होता तो ये होता, इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6-मेंबर्ड कार्बन रिंग्स एंड 25 मेंबर्ड, ये गलत है, क्यों, क्योंकि C60 जो फ्लोरीन है ना, ये मैंने मेरे लेक्चर्स में है, ये अगर आप देखेंगे वहाँ पे है, ये आपको मिलेगा C60 फ्लोरीन, वहाँ पे अलग टॉपिक है एक, फ्लोरीन जो है यानी C60 उसमें 12 5-मेंबर्ड रहते हैं, क्या रहते हैं 5-मेंबर्ड, और 20 रहते हैं 6-मेंबर्ड रिंग्स, इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो ये गलत है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। सो ये गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद में पूछ रहा है कि ZSM5 ये जियोलाइट है, इज अ टाइप, बिल्कुल जियोलाइट है, इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, ये सही बात है, ठीक है, समझ में आया, ये सही है। और CO इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, इसका मतलब इसमें सही कौन कौन सा है, C और D, C एंड D आर, तो इससे समझ में आया जो C और D है, C एंड D जहाँ पे होगा वो सही, ये वाला सही, तो दिस आंसर इज करेक्ट। अब और एक क्वेश्चन है, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशंस है, तो आपको ये याद रखना कि एडियाबैटिक कंडीशंस में पहले ये हीट एक्सचेंज कुछ नहीं होता, तो Q इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, अगर आइडियल गैस है और वो एक्सपेंड हो रही है, तो आइडियल गैस में हम मानते हैं कि ना वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है ना घटता है, यानी टेम्परेचर चेंज जो है वो 0 रहता है, ठीक है, क्लियर। और फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन मतलब आपके पास में अपोजिंग फोर्स भी नहीं है, तो आप यानी किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो भी 0 है। तो अगर आपको Q, T और W 0 दिख रहा है कहीं पे सभी, तो वो आपका ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये भी मैंने पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स में, ये चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है आपको, ठीक है।
तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का वो वाला पोर्शन आप देख सकते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप आइडियल गैसेस में आप जाके देख सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। यानी यहाँ पे तो ये आंसर है, एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैज़ ऑक्सीजन लिंकेज, इसको बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। तो पेरोक्सी मतलब जहाँ पे पेरोक्सी एसिड होगा, यहाँ पे दिखा है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब ऑक्सी लिंकेज इसमें होगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। आप मैच कर लेना वहाँ पे खुद से आपके पेपर्स में, ठीक है। बाकी ये सिर्फ शफल हुए रहते क्वेश्चंस, सीरीज़ अलग अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चंस एक जैसे रहेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। आपको इससे जो टॉल्वीन है उससे इसने बनाया बेंजल्डिहाइड, तो आपको बताना है ये एक्स क्या है। ये बहुत ही ईजी है। अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेंजल्डिहाइड के लिए ज़रूरी है कि पहले आप टॉल्वीन को, ये जो टॉल्वीन है इसमें H और H है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे ये बेंजीन और यहाँ पे C, यहाँ पे Cl और H। इसमें जब ये कन्वर्ट होगा, जब फिर हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बन जाएगा इस तरह से, ये है बेंजीन। उसके बाद में यहाँ पे C यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, राइट। उसके बाद में ये इतना निकल जाएगा यहाँ से ये, और ये बन जाएगा इस तरह। ये रिएक्शन आप लोगों ने की होगी, ये बहुत इजी है। इजी इसलिए भी है कि इनकी इसने खुद ही वहाँ पे प्रोडक्ट भी दिया है, ये रिएक्टेंट भी दिया, बीच में आपको इंटरमीडिएट, बहुत आसान सा इंटरमीडिएट बताना है। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन होने चाहिए, 2 क्लोरीन वाला कंपाउंड ये आ रहा हमारा ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इजी, ये तो 9-10 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ल्यूटिशियम रेस्पेक्टिवली आर, आपको बताना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसमें, ल्यूटिशियम में इसने दिया है एटॉमिक नंबर 71 और मास नंबर 175। ठीक है, हम करेंगे A - Z, ये एटॉमिक नंबर है ना, तो आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो कितना 175 - 71, वो हो जाएगा बराबर 5 में से 1 4 0 1 104। ठीक है, ये आएगा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रहता है। समझ में आया? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आ गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी Z मीन्स एटॉमिक नंबर वो बराबर होंगे, वो कितना है 71। तो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी 71, 104 और 71, ये वाला आपको आंसर मिल गया। 104 क्या आ गया, 71, 104 और 71, 104 71, ये आपका आंसर है। ठीक, इसके बाद में आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है। थोड़ा सा लंबा हो रहा वीडियो, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे आप। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटीज एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये सही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद में हमको क्या करना है, हमको निकालना है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा +6। उसके बाद में Cr2O7 ये भी यहाँ पे भी +6 ही आता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम आर नॉट सेम, यहाँ पे तो सेम आ रहा, ये बोल रहा आर नॉट सेम, इसका मतलब ये वाला
ये गलत है, ये वाला गलत है। तो हमें क्या चुनना है, इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट यही वाला है। तो ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इनकरेक्ट इनमें से यही है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट, देखो डिटर्जेंट क्या रहता है, उसमें लॉन्ग चेन रहती है, फिर एक लॉन्ग चेन के साथ एक आयन रहता है, उसके बाद में, ठीक, उसके बाद में उसके साथ में काउंटर आयन रहता है, काउंटर आयन। अगर ये पॉजिटिव रहा तो इसको हम बोलते हैं कैटायनिक, अगर ये चेन पॉजिटिव रही तो, यानी हेड पॉजिटिव रहा तो। अगर ये नेगेटिव रहा तो इसको बोलते हैं एनायोनिक, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल रहा तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अब हमें देखना है कि हेड किसका पॉजिटिव, ठीक है। पहले पूछ रहा है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट का मतलब ऐसे लॉन्ग चेन होगी, CO होगा और उसके बाद में नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव। ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये एनायोनिक है, हमें क्या निकालना है, कैटायोनिक। फिर पूछ रहा है सीटाइल अमोनियम ब्रोमाइड। हाँ, ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे सीटाइल है, फिर ये अमोनियम है ये, ठीक है, फिर ब्रोमाइड है, Br नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो चेन है, ये इसमें चेन जो इसमें पॉजिटिव आ रही, तो ये सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज दिस, राइट, ऑफ बेंजीन, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस, इतना। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोलल्टी इतना दिया है, ये दिया है इसने, कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन बेंजीन इज राउंड ऑफ। ये तो थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें फार्मूला हमारे पास में है डेल्टा TF, वो बराबर रहता है KF इंटू मोलल्टी, ठीक है। तो ये डेल्टा TF निकालना हमें, K तो दिया है, इतना दिया है, कितना, 5.12, और मोलल्टी भी दिया है ना, मोलल्टी भी दिया है 0.078, ठीक है। लेकिन हमें अप टू 2 डेसिमल्स यानी यहाँ तक लेना है। अगर आप इसको सॉल्व करने के बाद में आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना तो हो गया, ठीक है।